अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम साइकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को थोड़ा स्टडी करते हैं ताकि हमारी पीपीएससी लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन हो सके। मीनवाइल हम इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी और रिसर्च को देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट इज़ इंटरेस्टेड इन बिहेवियर दैट। वो ये पूछ रहे हैं कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कौन से बिहेवियर में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये चीज़ अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इस तरह के एमसीक्यूज़ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो बिहेवियर किसी भी किस्म का हो तो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट वो स्पेसिफिकली बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज़ में डायरेक्टली आपने देखना है जो रेलिवेंट ऑप्शन है उसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं ना, द ऑर्गेनिज्म चूजेस टू परफॉर्म इट्स generic things, conscious experiences, it's again a generic thing, can be inferred, it's again the same thing. ठीक है, next is a researcher wishes to run an experiment but is concerned that variation in the subject intelligence quotient might confound the results. बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक रिसर्चर है वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है और पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो सब्जेक्ट्स मीन पार्टिसिपेंट्स, उनका आईक्यू लेवल डिफरेंट है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास डिफरेंट किस्म के लोग हैं, उनका आईक्यू लेवल भी डिफरेंट है, तो ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट जो है इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो उसने कहा कि जो नीचे ऑप्शंस है ना, इसमें 3 सही है, इसमें एक गलत है। ठीक है, आप इसमें बताएं कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। उन्होंने कहा यूजिंग अ मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन। वो कह रहे हैं मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन के ज़रिए आप रिज़ल्ट को कन्फर्म होने से बचा सकते हो, यानी एक्यूरेट रिज़ल्ट ला सकते हो। अब मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या होता है? बेसिकली ये वो डिज़ाइन है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी मैंने सब्जेक्ट्स लेने हैं ना, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स या उनका आईक्यू लेवल की बात करें, उनका आईक्यू लेवल सेम हम रख के कर लें। ठीक है, तो ये भी ठीक है, इस तरह भी हमारे रिजल्ट कन्फर्म नहीं होंगे, ये तो करेक्ट हो गया। हमने तो इनकरेक्ट ढूंढना है। सेकेंड है होल्डिंग आईक्यू लेवल रिलेटिवली कांस्टेंट। उन्होंने कहा कि हम आईक्यू लेवल एक फिक्स कर लेंगे कि इतने सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का आईक्यू लेवल फर्दर इतने वालों से हम ज़्यादा लेंगे, इतने वालों से कम लेंगे, कोई एक फिक्स हम क्राइटेरिया बना लेंगे, तो इससे हमारे रिजल्ट कन्फर्म नहीं होंगे। चलिए ये भी बात दुरुस्त होगी। नेक्स्ट है रेंडमली असाइनिंग सब्जेक्ट टू द ग्रुप। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि हमने ग्रुप्स के अंदर जो है सब्जेक्ट यानी पर्सन को रेंडमली असाइन कर लेंगे। ठीक है, ये इसमें चला जाए, इसके अंदर चाहे रेंडम जो हमारा होता है। ठीक है, तो जो है यानी एक सिस्टमेटिक वे से हम उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट को मैं आपको नीचे जाके भी थोड़ा सा बताऊंगी, वो नीचे एक एमसीक्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट इज रनिंग अ डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये 3 तो सही हो गए, तो ये इट्स मीन इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग कैसे है? डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर ना तो पार्टिसिपेंट को पता होता है, ना ही एक्सपेरिमेंटल को पता होता है कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं या कौन से पार्टिसिपेंट हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हैं और कौन से कंट्रोल ग्रुप में हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। इसी तरह जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि हम आया कि ट्रीटमेंट ग्रुप में हैं या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, तो डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर वाले इस ऑप्शन से कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, इस डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट से थोड़ी ना हम रिजल्ट को कन्फर्म होने से बचा सकते हैं इस पर्सपेक्टिव में। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि जो है बायसनेस नहीं आती, तो ये बायसनेस के लिए है, इस चीज़ के लिए नहीं है जो ऊपर पूछी गई है। ठीक है, आगे है रिसर्चर वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स अफेक्ट। ठीक, बेसिकली बाय स्टैंडर्ड्स अफेक्ट ये होता है कि अक्सर बात ये होता है ना, कोई फॉर एग्जाम्पल रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, इस पर रिसर्च भी हुई है। तो हम अगर एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत से लोग जो हैं बाहर मतलब कि इर्द गिर्द खड़े हैं, तो ये अज्यूम करेंगे कि चले ये साथ वाला 122 को कॉल कर देगा, दूसरे वाला इमरजेंसी कॉल कर देगा, तीसरे वाला कर देगा, यानी वो डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे, ये कर देगा वो कर देगा, और एट द एंड कोई हेल्प नहीं कर रहा होता। ठीक है, या कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमने इस पे रिसर्च की बायस्टैंडर्ड इफेक्ट पे, हमने 3 कंडीशन ली। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें कोई बायस्टैंडर्ड नहीं थे। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर 2 बायस्टैंडर्ड थे, तीसरी सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर 4 बायस्टैंडर्ड थे। ठीक है, यहाँ तक तो बात उन्होंने कर दी। ठीक है, अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। अब ट्रू क्या है? अब आपको ये याद रखना है, जब भी इस तरह की बात होती है तो उन्होंने जो है हेल्पिंग बिहेवियर पे बाय स्टैंडर्ड का इफेक्ट देखना है। ठीक है, यानी बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट इज एन आईवी और इसका डीवी क्या है? हेल्पिंग बिहेवियर, यानी कि
क्या बायस्टैंडर अफेक्ट करता है हेल्पिंग बिहेवियर पे? हेल्पिंग बिहेवियर तो हमारा डीवी हो गया, तो बायस्टैंडर हमारे पास क्या है? आईवी, ठीक है। और आईवी के क्या कोई लेवल्स बताए हैं? ऑब्वियसली 3 लेवल्स बताए हैं। एक आईवी वो है बायस्टैंडर जिसके अंदर कोई बायस्टैंडर नहीं है, दूसरा आईवी ये है जिसके अंदर 2 बायस्टैंडर है, तीसरा आईवी जो है मीन्स एक उसी आईवी का तीसरा लेवल ये है कि उसके अंदर जो है 4 बार स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंट नहीं है, इसके अंदर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है बाय स्टैंडर्ड्स, लेकिन सिचुएशंस डिफरेंट है। एक सिचुएशन के अंदर जो है एक है, दूसरे के अंदर 2 है, तीसरे के अंदर 4 है, ठीक है। और किसका इम्पैक्ट किस पे इम्पैक्ट देखना है? हेल्पिंग बिहेवियर पे। तो इन ऑप्शन में हम देखते हैं, देखिए हमारा कौन सा फिट इन आता है। देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैविंग 3 लेवल्स। अब आप देखिए, खुद सोचें तो क्या ये फिट होगा? ऑब्वियसली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके लेवल कितने हैं? 3, ठीक है। तो नीचे वाले ऑप्शन में हमें कंफ्यूज करने के लिए कहा है कि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर होते तो वो ये होता, एक बाय स्टैंडर्ड का होता, कोई और वेरिएबल इन अ वे के जो है आईक्यू को देख लेते, यानी कुछ भी हो सकता था। तो इसमें इंडिपेंडेंट नहीं, वेरिएबल डिफरेंट, इसके अंदर उसके लेवल्स हैं, तो ये भी क्रॉस हो गया। देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है हमारे पास, हेल्पिंग बिहेवियर 3 तो नहीं है। डी है, देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैविंग 4 लेवल्स। नहीं, 3 ही लेवल है, 4 लेवल्स आपको इस वजह से कंफ्यूज करने के लिए क्या है कि इधर लिखा है 4 बाय स्टैंडर्ड। तो जब बच्चे जल्दी जल्दी पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो जल्दी जल्दी 4 पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो 14th हमारे पास है, अर्न्स्ट वेबर इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ। तो बात ये है कि अर्न्स्ट वेबर ने किस चीज़ पे काम किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अर्न्स्ट वेबर ने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस पे काम किया था। उसने ये कहा था कि जब चीज़ों के अंदर कुछ डिफरेंट नोटिसेबल डिफरेंस की वजह से हमें उसका फ़र्क पता चल जाता है, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का पता चल जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं गिलास जो है उसके अंदर मैं शुगर ऐड करके पी रही हूँ, तो उसका थ्रेशोल्ड ये है कि एक जो है बॉटल के अंदर से पता चल जाना है, ठीक है। तो अगर मैं 2 गिलास के अंदर जो है वही शुगर डालती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अपने थ्रेशोल्ड से हट जाएगा। तो अर्न्स्ट वेबर ने जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस पे बात की थी। मैं बाकी कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता हो, ठीक है। फिजियोलॉजिकल ज़ीरो बेसिकली ये होता है कि हमारी बॉडी के एक लेवल होता है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स में हमें चेंज जो है पता चलता है। जैसे नॉर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98 है। अगर 104 पे पहुंच जाए तो ऑब्वियसली हमें वो डिफरेंस पता चलता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल ज़ीरो वो स्टेट होती है जिसके अंदर हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चलता। जो रिस्पॉन्स बायस बेसिकली ये बायसनेस होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका क्या रिव्यू है मूवी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो और मुझसे पहले मेरे 2 फ्रेंड्स दे चुके हों, ठीक है, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? माइट भी बायस्ड हो जाए, अच्छा ये भी ना करें, मैं भी अच्छा अच्छा बोल दूँ, ठीक है, ऑल दो बेशक मुझे ना अच्छी लगी हो मूवी, ठीक है। इस इमोशन पैरालैक्स पे आगे हम देखेंगे डिटेल से अपकमिंग वीडियोस में, सॉरी, यस। आगे है 15th एमसीक्यूज है। गिव मी अ ग्रुप ऑफ इन्फेंट्स एंड इफ आई कुड कंट्रोल द वर्ल्ड इन विच दे आर रेस्ड आई कुड प्रिडिक्ट विच विल बी द डॉक्टर्स, विच विल बी द स्कल्प्टर्स एंड दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली बेस्ड ऑन, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट दी किसने थी ये हमें पहले पता होना चाहिए। ये जो है स्टेटमेंट जेबी वॉटसन ने दी थी, जो कि बिहेवियरिस्ट थे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो मेरा ख्याल है आपके लिए अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो पहले उन्होंने कहा क्लासिकल कंडीशनिंग, नहीं क्लासिकल कंडीशनिंग तो नहीं है, ये तो जो है एक डिफरेंट केस हो जाती है। नेक्स्ट है फ्राइडियन एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फ्राइड ने भी ये बात नहीं दी। तो अर्लीस्ट बिहेवियरिस्ट कंसेप्शन ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो यहाँ से देखिए मैंने अभी कहा कि जेबी वॉटसन ने दी थी और वो बिहेवियरिस्ट था, तो इस तरह की आ जाता है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा अच्छा हाँ ये बिहेवियरिस्ट किसी की थी, तो ऑब्वियसली इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे अगर हम देखें तो ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो मतलब कि इसी डिटेल से हैं, ठीक है। मीन 2 एमसीक्यूज इस पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। ये पैराग्राफ देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फिटीग एंड क्लरिकल एरर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मीन्स कि वो देखना चाह रहे हैं कि फटीग और क्लरिकल एरर जो है उसको उनका रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, ग्रुप लिया जिसके अंदर 15 क्लर्क्स लिए और उन्हें 500 वर्ड्स को प्रूफ रीड करने के लिए बोला गया, ठीक है।
तो फर्स्ट मतलब कि जो एक ही लिस्ट थी क्लर्क की, मतलब कि जो है 15 क्लर्क थे, उन्हें पहले कुछ वर्ड दिए गए सुबह 10 बजे, फिर शाम को 6 बजे दिए गए, और फिर उनकी जो है कंपेयर किया गया उनके रिजल्ट्स को कि एरर्स कितने लेवल के हैं, ठीक है। क्योंकि फटीक को इस सेंस में लिया गया है कि सुबह जब आते हैं 10 बजे तो इतने थके हुए नहीं होते, ठीक है, लेकिन जब जो होता है शाम 6 हो जाते हैं ऑब्वियसली वो थक जाते हैं। तो इस थकन को क्लरिकल एरर से कंपेयर किया गया है कि सुबह भी उन्हें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए और फिर जो शाम को भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए और उसका इम्पैक्ट चेक करने की कोशिश की गई। तो आगे क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इज नॉन एज मैश पेयर डिज़ाइन, नेस्टेड डिज़ाइन, इंडिपेंडेंट सैम्पल डिज़ाइन, विद इन सैम्पल डिज़ाइन, ठीक है। बेसिकली जो है मैश पेयर डिज़ाइन वो होता है जिसके अंदर जो है हम 2 पेयर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ना कंट्रोल ग्रुप है ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यहाँ तो एक ही ग्रुप पे बात हुई है, तो ये तो हो गया क्रॉस, ठीक है। तो जो है आगे नेस्टेड डिज़ाइन है, ये भी एक थोरो डिटेल डिज़ाइन होता है, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम देखें इंडिपेंडेंट सैम्पल डिज़ाइन, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैम्पल डिज़ाइन भी जो है इसके अंदर अम्ब्रेला टर्म के अंदर नहीं आता, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सैम्पल तो नहीं है इसके अंदर, जो है एक ही दफ़ा तो हमने जो है पार्टिसिपेंट को डाटा नहीं दिया ना, हमने तो 2 दफ़ा से डाटा लिया है, ठीक है। तो ये है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, सब्जेक्ट मीन पार्टिसिपेंट्स, वो क्लर्क्स, विद इन क्लर्क्स मीन्स क्लर्क को एक दफ़ा दिया फिर दूसरी दफ़ा विद इन का मतलब होता है एक ही पार्टिसिपेंट को बार बार चीज़ देना, तो ये इसके अंदर हमारे पास आएगा विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, ठीक है। आगे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट इज द, अब ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था फटीक हमारा IV था, ठीक है, और हमारा DV था क्लरिकल एरर्स। लेकिन फटीक को उन्होंने मैयर कैसे किया, फटीक को मैयर करने के लिए उन्होंने सुबह 10 बजे दिया और फिर 6 बजे, तो 10 और 6 ये क्या है, ये दिन के घंटे हैं, आवर्स ऑफ द डे, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हमारा किया होगा इनका टाइप ऑफ वर्ड्स नहीं, नंबर ऑफ एरर्स नहीं, एरर्स तो हमारे पास जो हैं DV है, नंबर ऑफ वर्ड्स पर लिस्ट ये भी ज़रूरत नहीं, ये तो जेनेरिक थी। आवर्स ऑफ द वर्किंग डे, उन्होंने यही देखा कि वर्किंग डे के जो आवर्स हैं वो फटीक को जो है इसको मैयर करने के लिए आवर्स ऑफ द वर्किंग डे यूज़ किया गया, और किस पे किया गया, एरर्स पे। तो IV हमारे पास क्या हुआ, आवर्स ऑफ द वर्किंग डे। आगे हम देखें 18th है, विच आर द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेंडम सैम्पलिंग। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अक्सर बात रेंडम को हम जो है अपनी लाइफ में रेंडमली यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड्स, तो हमें लगता है ऐसे ही खुद ब खुद रेंडमली हमने काम कर लिया, ठीक है, ऐसी पार्ट्स में इधर उधर कर दी होंगी। नो, रैंडम का एग्जैक्ट मतलब है कि हर पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस सिलेक्शन का दिया जाए पार्टिसिपेंट बनने के लिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, बाकी बिल्कुल जेनेरिक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। आगे हम देखें अगेन वही स्टेटमेंट, गिव मी अ चाइल्ड एंड till the child is 5 years old and I will make of him anything you want, डॉक्टर, लॉयर, थी। तो मैंने आपको शुरू से बताया था ये स्टेटमेंट बिहेवियरिस्ट की थी, और बिहेवियरिस्ट कौन सा था, JB वॉटसन, ठीक है।